कि धर्म के नाम पर आप भाजपा को वोट देंगे। ये कोई बात नहीं हुई। ये आपको फुसलाने का काम है, आपके ध्यान को भटकाने का काम है। कि बातों में मत पड़ो। ये 10 सालों से तुम्हें पीट रहा है, 10 सालों से तुम्हें प्रताड़ित कर रहा है, तुम इसकी बातों में मत पड़ो। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं और सबसे बड़ा स्वागत इस सभा में आप ही के लिए है। देखिए, ये जो आपकी धरती है, सीमांचल की धरती, ये धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। यहाँ छठ घाट है, काली मंदिर है, ईदगाह है और बड़े बड़े सूफी संतों के मकबरे भी हैं। ये एक ऐसी जमीन है जिसके कण कण में भारत है, जिसके कण कण में इस देश की संविधान, इस देश के लोकतंत्र का रूह है। ये जो धरती है बिहार की, इसी ने महात्मा गांधी को रास्ता दिखाया। यही धरती है, बिहार की धरती, जिसमें एक समय कुछ किसानों ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। और आप सोच सकते हैं कि वो ऐसा समय था जब आज की तरह ये मोबाइल फोन नहीं थे, टीवी नहीं था, समाचार नहीं जाते थे, लेकिन इन किसानों ने एक इतना मजबूत संघर्ष किया, इतनी वीरता दिखाई कि महात्मा गांधी तक इनकी आवाज पहुंची। और महात्मा गांधी जी बिहार आए। बिहार आकर उन्होंने इन किसानों के साथ कंधे से कंधा लगाया और एक ऐसा सत्याग्रह शुरू किया जो इस पूरे विश्व में अनोखा था। अनोखा इसलिए क्योंकि वो सत्य और अहिंसा पर आधारित था, और इसलिए कि उस समय अंग्रेजी साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था। अब मेरे इतने नौजवान भाई यहां खड़े हैं, इन सब बातों से आपका क्या ताल्लुक, मैं बताती हूं। आज जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन लड़ रही है, वही लड़ाई है जो उस समय महात्मा गांधी जी लड़े थे। आज भी हम आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम एक साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो है नरेंद्र मोदी का साम्राज्य। आज हमारे प्रधानमंत्री जी उसी तरह से इस देश को चला रहे हैं, जनता को दबाते हैं, के बीच फूट फैलाने का काम उनकी पार्टी करती है। आप आवाज उठाते हैं, आप पर प्रशासन और पुलिस का जोर लगवाया जाता है। आज भी वही आपके अधिकार खतरे में हैं जिनके लिए महात्मा गांधी जी लड़े। क्या है वो अधिकार? उनमें से सबसे महत्वपूर्ण वोट का अधिकार है। ये जो वोट है आपका, जो आप कुछ ही दिनों में डालने जा रहे हैं, इस वोट से आपका भविष्य, आपका जीवन बनता है या बिगड़ता है। यह हमारे संविधान ने आपको एक सबसे बड़ी शक्ति दी है, जिससे आप इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार के लिए आप खुद निर्णय ले सकते हैं। और आज आपने देखा है कि संविधान को कमजोर करने की पूरी कोशिश भाजपा वालों ने की, और जब उनको पता लगा कि 2024 के जो आम चुनाव थे कि उसमें कि जनता खिलाफ है संविधान को कमजोर करने की, जनता लड़ेगी, जनता आवाज उठाएगी, तब वो पीछे हटे और उन्होंने जो इनका वोट चोरी का काम है उसको मजबूत करना शुरू किया।
वोट चोरी का मतलब यह है कि आपके वोट का अधिकार खत्म करने की साजिश। कौन है वोट चोर? जोर से बोलो, कौन है वोट चोर? नाम लो उनका, नाम लो उनका। उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, SS संधू। ये 3 लोग हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं और इनको इतनी शर्म नहीं है कि इस देश ने उनको दायित्व दिया है, उनको जिम्मेदारी दी है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, हमारे वोट की रक्षा करें, लेकिन इनको शर्म नहीं है। ये आपके यहां से, बिहार से 65 लाख वोट काट रहे हैं, काटे हैं इन्होंने। तो आप बताइए, क्या इनको पद के पीछे छिपने देना चाहिए? क्या इनको अपने पद के पीछे छिपना देना चाहिए, हाँ कि ना? नहीं, बोलो नहीं छिपना है। क्या कुछ महीने बाद ये रिटायर होकर चैन की जिंदगी जी सके? ये अच्छी बात है। क्या ये देश इनको भूलेगा? क्या आप इनको याद रखेंगे कि नहीं? जिन्होंने लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ, इस देश की मिट्टी के साथ विश्वासघात किया है, उनको आप भूलेंगे कि याद रखेंगे? याद रखिए इनको, इनके नाम याद कर लीजिए। जैसे एग्जाम के लिए आप मुद्दे याद करते हैं, उसी तरह से ये 3 नाम, और चौथे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 5वें उनके गृह मंत्री अमित शाह जी, आप याद रखिए, क्योंकि वो समय आया और आएगा कि देश को जवाब देना पड़ेगा। और वो समय आएगा जब आप अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूत बनाएंगे, अपने बिहार को मजबूत बनाएंगे, और जो आपके साथ विश्वासघात हो रहा है उसका जवाब आप मांगेंगे। आज मेरे तमाम नौजवान भाई यहां खड़े हैं, बताओ शिक्षित हो कि नहीं? किसने पढ़ाई की है? हाथ उठाओ। की है पढ़ाई? क्या किसी नौकरी के लिए परीक्षा दी? आपको मालूम है कि शायद 25 लाख बच्चे हर साल बिहार में ये परीक्षाएं देते हैं कि नहीं? फिर क्या हुआ? क्या हुआ? पेपर लीक हुआ, आपके रिजल्ट निकले, आपकी नियुक्तियां हुई, और जो तमाम सरकारी पद खाली पड़े हैं बिहार की सरकार ने भरे। आज शिक्षित हो, बेरोजगार क्यों हो? बेरोजगार क्यों हो? मैं बताऊं? देखो, एक जमाने में अगर रोजगार लेना था, ढूंढना था, तो कहां से मिलता? सबसे पहले खेतों से, खेती किसानी से आप कमा सकते थे। यहां पे जो बुजुर्ग बैठे हैं, किसान हैं, बताएंगे कि खेती से कमा भी सकते थे और रोजगार भी बनते थे। क्यों बहने, सच बात है कि नहीं? खेती में काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, अपनी खेती होती थी तो कमाई हो जाती थी। आज क्या परिस्थिति है? कमा के देखो, सुबह से शाम तक खून पसीना बहाओगे, खेती में काम करोगे, लेकिन कमा नहीं पाओगे। सरकार से कोई मदद नहीं मिलती किसानों को। आपको उपज का दाम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है? नहीं मिलता है। खाद के वितरण के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है? आपको ताज्जुब होगा, मैंने यूपी में काम किया है,
यूपी में मैं ललितपुर गई थी। ललितपुर में किसान खाद की वितरण की लाइन में खड़ा हुआ, 2 दिन खड़ा रहा। वो वहां से निकलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि जब खुलेगी, अगर मैं यहां खड़ा नहीं होऊंगा तो मुझे खाद नहीं मिलेगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। खड़ा खड़ा कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, वहीं पे गिर के मर गया। ये है हालत आज इस देश की, जहां भाजपा की सरकार है। वहां भी 10 सालों से भाजपा की सरकार, और यहां एनडीए की सरकार, और केंद्र में भी ना आपको खाद मिलता है। आप पेट्रोल डीजल खरीदने जाते हैं तो टैक्स पे टैक्स, महंगा से महंगा बन गया है। ट्रैक्टर पे भी टैक्स है, हर चीज हर सामान पे टैक्स है। आप कमाएंगे कैसे? दूसरी तरह से एक सरकार मिलता था, सरकारी कंपनियां, बड़े बड़े सरकारी उद्योग मिल लगते थे, तमाम इंडस्ट्री आती थी, बड़े बड़े हवाई अड्डे बनते थे, सरकारी खदान होते थे। आज क्या समस्या है? नरेंद्र मोदी जी ने लगभग सारे सरकारी जितने भी बड़े उद्योग हैं अपने 2 बड़े सेठों को दे डाले। कौन है ये सेठ? कौन बताएगा? पहले अडानी जी, बोलो अडानी जी, दूसरे अंबानी जी। आपकी सारी संपत्ति इन दोनों को दी गई है। आप मोदी जी को कभी गांव में देखते हैं? कभी घर आए हैं? कभी किसी किसान के घर में खाना खाया है? कभी किसी बहन से पूछा है कि कैसे गुजारा कर रही हैं ये इस महंगाई के जमाने में? कभी नहीं पूछा ना। सोशल मीडिया किन किन के पास है? सबके पास है। तो मोदी जी को अंबानी जी के बेटे के शादी में आपने देखा कि नहीं देखा? देखा ना। वहां भोजन खाए, वहां हाथ मिलाया, वहां हालचाल पूछे। उनको तो हमने विदेश में भी देखा है, कभी किसी राष्ट्रपति के हाथ पकड़े हुए, कभी चीन में चीन के राष्ट्रपति के हाथ पकड़े हुए बातचीत हो रही है, कभी ट्रंप के साथ भोजन हो रहा है। आपके साथ किसने बिठाया मोदी जी को गद्दी पे? किसने बिठाया? किसने बार बार उनमें विश्वास किया? आपने। किसकी शक्ति थी कि मोदी जी इतने बड़े नेता बने? आपकी। किसकी संपत्ति है कि बांटी जा रही है बड़े बड़े सेठों को? आपकी। और आपकी परिस्थिति क्या है? आपके बच्चे नौजवान यहां खड़े हैं, आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, कैसे भी पैसे इकट्ठे करके, कर्ज लेके इनको पढ़ाते हो। और मैं जानती हूं कि आप में से गरीब मां अपने बेटे को सबसे पहले पढ़ाएगी, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े। मैं ऐसी माताओं से मिली हूं जिनके पास कुछ छोटे मोटे सिलाई के काम किए, किसी के घर में बर्तन मांज लिए। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को पढ़ाना था, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना था, अपने बच्चों की तरक्की चाहते थे। ये सब आप करते हैं। जब आपके बच्चों की शादी का समय आता है, कर्ज लेते हो कि नहीं? ब्याज देते देते उम्र बीत जाती है बहनों और भाइयों, सच बात है कि नहीं? आपके कभी कर्ज माफ किए मोदी जी ने? नहीं किए ना। किसके किए हैं? अंबानी जी, अडानी जी के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए, और आपकी एक कर्ज माफ नहीं किया, आपका 1 रुपया माफ नहीं किया। आज आप इस परिस्थिति में हो कि मेरी बहनों को डर लगता है बाहर जाएंगी अपराध होगा। अपराध 3 गुना बढ़ गया है बिहार में, और सबसे ज्यादा अपराध किसके खिलाफ हो रहा है? अति पिछड़ी जाति, दलित,
अल्पसंख्यकों और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ किसी ने रोकने का प्रयास किया? नहीं, माफियाओं को बढ़ाया है आगे। जिधर देखो माफिया चल रही है, भूमि बालू माफिया। पहले सड़कों के ठेके, बड़े पुलों के ठेके यहां आप लोगों को मिलते थे, मतलब बिहार प्रदेश में ही मिलते थे। आज कहां जा रहे हैं? आज सब बिहार के बाहर के ठेकेदार कर रहे हैं। तो आप कमाएंगे कहां से? जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उसमें रोजगार बंद हो गए हैं, और जो अभी भी खुले हैं उनका निजीकरण हो रहा है या फिर ठेकेदारी पे काम हो रहा है। कल परसों में गई, एक बड़ी फैक्ट्री थी, चीनी की मिल थी, वो चीनी की मिल बंद हो गई थी। चलिए सरकार ने खुलवा दी। खोल के पता क्या किया? जो बिहारी लोग उसमें काम करते थे उनको वापस नौकरी पे लगा तो दिया, लेकिन 40,000 रुपए से उनका वेतन 15,000 कर दिया ठेकेदारी पे। ये है नियत इनकी। तो ना आपको बड़े उद्योगों से या सरकार से रोजगार मिल रहे हैं, ना आपको खेती से मिल रहे हैं। चलो आप सोचते हैं चलो मैं अपना कुछ कर लेता हूं, अपना कारोबार शुरू कर लिया, छोटी दुकान खोल ली, छोटा सा कोई भी अपना बिजनेस कर लिया। क्या हुआ? नोटबंदी लाए ये, उसके बाद जीएसटी लाए, छोटे दुकानदारों छोटों की भी कमर तोड़ दी। से भी जो एक आध रोजगार मिल सकता था वो भी बंद हो गया। तो रोजगार मिलने के कोई साधन ही नहीं छोड़े। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि आप आज कोई भी संघर्ष कर लो, आप कितना भी काम कर लो, आपके परिवार में कितने भी सदस्य हो जो रोज मजदूरी करें, चाहे आपकी महिलाएं भी जाकर मजदूरी करें, फिर भी आपका पैसा काफी नहीं हो रहा है। एक सिलेंडर खरीदने के लिए रोना पड़ता है। त्योहार आता है, छठ है, दिवाली है, ईद है, घबराहट होती है कि मेहमान आएंगे, खाना पकाना पड़ेगा, लिपाई पुताई करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। त्योहार के लिए कैसे करेंगे? आज ये आपकी स्थिति है कि यहां से छोड़कर आधी आबादी पलायन करके बड़े बड़े शहरों में चली गई। आप नौजवान हो, अभी आप गए नहीं हो, लेकिन एक ना एक दिन आपको भी पलायन करके जाना पड़ेगा रोजगार के लिए। और क्या सोचते हो ये आसान बात है? नहीं है। मेरी बहनें बताएंगी जिनके पति दूर बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे हैं और ये अकेली यहाँ अपने परिवारों को संभाल रही हैं। बच्चा बीमार पड़ता है, डॉक्टर के पास दर दर भटकना पड़ता है, अकेले होते हैं। जब तक शहर से पैसे आते हैं समय भी लगता है। सब समस्याओं का सामना अकेली कर रही हैं। और जो वहां चले गया है पलायन करके, वो कितना संघर्ष करता है, बड़े शहर में जाता है, किसी को जानता नहीं है, किसी को पहचानता नहीं है, कहीं एक छोटा सा कमरा ले लिया किराए पे, उस कमरे में उसके साथ 10 और लोग देश भर से पलायन आके रह रहे हैं। वो बेचारा उन सब के साथ वहां रहता है, सुबह निकलता है, मजदूरी ढूंढ लेता है, जितना भी वेतन मिलता है, जितनी भी मजदूरी मिलती है ले लेता है कि चलो कोई बात नहीं, कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो नौकरी कर रहा हूं, घर कुछ छोटा मैं बचा के भेज तो पा रहा हूं। बड़े शहरों में अपमान सहता है, कोई बड़ा सेठ उल्टा पुल्टा बोल देता है, उसको अपमान कर लेता है। अक्सर मैंने देखा है कि खास तौर से जो यूपी बिहार के लोग हैं जो पलायन करके आते हैं बड़े दिल्ली जैसे शहर में, उनका वहां अपमान भी होता है। वो जो गया है पलायन करके मजदूरी कर रहा है, वो अपमान भी सह लेता है, पी लेता है, क्योंकि मजबूरी है और कोई चारा नहीं है। साल में एक बार घर आएगा, त्योहार के समय, दिवाली के समय, ईद के समय, तो वही 4-5 दिन, वही 10-15 दिन मिलेंगे, तभी परिवार को देखेगा।
साल भर में बच्चे कितने बड़े हो गए उसको एहसास ही नहीं होगा। क्या समस्याएं हैं जिनसे जूझ रहा है परिवार, बेचारे को पता चलेगा लेकिन आ नहीं पाएगा मदद करने के लिए। माँ बाप खेती में अभी भी मजदूरी कर रहे हैं, हाथ नहीं बटा पा रहा है क्योंकि बड़े शहर में है। ये कैसा जीवन है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसे खुशहाल प्रदेश में जहां उपजाऊ जमीन है, जहां इतनी काबिल जनता है जिसने इस देश का निर्माण किया। देखिए, मैं पूरे देश भर में भ्रमण करती हूं, कन्याकुमारी, केरल से लेके कश्मीर तक मैंने बिहारी मजदूर देखे हैं। पूछा है, कहाँ के हो भाई? यहां के नहीं लगते तुम। मैं बिहार का हूं। क्या बना रहे हो? यहां बड़ी इमारत बनने जा रही है। इस देश का निर्माण आज भी बिहार की जनता कर रही है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इतनी काबिल जनता, इतने काबिल शिक्षित नौजवान। यहाँ की शिक्षा की परंपरा देखो, गर्व होना चाहिए आप सबको कि यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि यहीं से आईएएस के अफसर, आईपीएस के अफसर, आईएफएस के अफसर सारे जाते थे। अरे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, इस देश के सबसे पहले दलित मुख्यमंत्री यहीं के, बिहार के। तो आप सोचिए कितनी बुलंद है ये जमीन, कितनी बुलंद है ये धरती, और क्या बना दिया है इन्होंने कि आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। आप संकट ही संकट का सामना करते रहते हो और सामने सिर्फ अंधेरा दिखता है। अगर आप भविष्य का सोचो, ये मेरे सारे नौजवान साथी यहां खड़े हैं, इनका भविष्य क्या है? शिक्षित हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, बेचारे पेपर लीक होता है, पेपर देते हैं, पेपर देने के लिए ट्यूशन की फीस भरनी पड़ती है, दूर दराज ट्यूशन में भेजना पड़ता है। आप फीस इकट्ठी करने के लिए संघर्ष करते हो, कर्ज लेते हो। इनको भी लगता होगा कि माँ बाप ने कर्ज लिया हमारी फीस भरने के लिए और फिर भी हमारा कुछ नहीं हो रहा है, आगे रोजगार नहीं मिलेगा। यूपी में भी ऐसा है। मैं 28-29 साल के बच्चों से मिली हूं जिन्होंने मुझे बताया कि हमारी शादी तक नहीं हो रही है और हम ठहरे हैं कि नियुक्ति होगी, नियुक्ति होगी, आज नहीं तो 6 महीने में होगी। है कि नहीं? सच बात है। और यहां ये राजनीतिक मंचों पर बड़े बड़े नेता, मोदी जी जैसे नेता क्या कर रहे हैं? आपने भाषा सुनी है उनकी आजकल? क्या भाषा शैली है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या भाषा शैली है उनकी? कहीं कट्टा, अपहरण, हत्या, इस ऐसी बातें। क्या मतलब है? क्या मतलब है इन बातों का? अपने पद की गरिमा भी नहीं रख रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज ऐसी बातें आपके सामने करने लग गए हैं। इनकी पूरी राजनीति जनता को बांटने में रही है, धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं। इनका एक एक कार्यकर्ता आपके घर आता है, आपको कहता है डरना चाहिए आपको, धर्म के नाम पर वोट दो। बहनों, यूपी में मैं जहां गई थी, कई जगह जगह गई, वहां भाजपा के कार्यकर्ता जाकर प्रार्थना करवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं कि धर्म के नाम पर आप भाजपा को वोट देंगे। ये कोई बात नहीं हुई। ये आपको फुसलाने का काम है, आपके ध्यान को भटकाने का काम है। देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत होनी चाहिए कि आपके मंच पर आए और आपके रोजगार की बात करें, आपके मंच पर आए, आपके भविष्य की बात करें, आपके मंच पर आए, बताएं कि यहां का वो बड़ा पुल अभी तक क्यों नहीं बना है। आपके मंच पर आए, बताएं कि कितनी शिक्षा के संस्थान ये लगाएंगे आपके लिए, यहां कितने डिग्री कॉलेज, कितनी
कितनी यूनिवर्सिटियां, ये बात करनी चाहिए कि ये सब उल्टी सीधी बातें, ध्यान भटकाने। आप बताइए, आपको क्या लगता है, ये शोभा देता है एक प्रधानमंत्री को? बहनें, 20 सालों से इनकी सरकार है। आप मुझे बताओ, आपकी तरक्की हुई है 20 सालों में? 20 सालों में आपको क्या इन्होंने 10,000, 5,000 रुपए दिए कि नहीं दिए? दिए कि नहीं दिए? अभी दिए हैं ना, एक हफ्ते पहले दिए ना। इससे पहले 10 सालों में दिए थे कि नहीं दिए थे? नहीं दिए थे। क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? आज क्यों दे रहे हैं? आज क्यों दे रहे हैं? मैं बताऊं, इतना भ्रष्टाचार फैला दिया है बिहार में। हर चीज के लिए आपको घूस देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? आप पहचान पत्र बनाने जाते हैं तो घूस देना पड़ता है ना? कोई छोटा मोटा काम, उसके लिए घूस देनी पड़ती है, देना पड़ता है ना? इनको घूस की आदत पड़ गई है। ये सोचते हैं कि हम भी जनता को घूस दे देते हैं, 10,000 रुपए दे देंगे बहनों को, बहनें हमें वोट दे देंगी। देखो, मैं महिला हूं तुम्हारी तरह। मैं समझती हूं कि महिला होने का मतलब क्या है। चाहे किसी भी परिवार की महिला हो, समाज की सहायता नहीं मिलती, संघर्ष अपना होता है। चाहे किसी भी परिवार की महिला हो, बाहर जाके काम करती है, घर आके भी काम करती है, उसका एक अलग बहुत गहरा संघर्ष होता है। आप नहीं समझ पाएंगे मेरे पुरुष दोस्तों, आप नहीं समझ पाएंगे। आप घर आते हो नौकरी करके, काम करके, लेट जाते हो आराम से। आप आराम से लेट जाते हो, आपके लिए कोई खाना परोस के देता है, आपके लिए कोई खाना परोस के देता है, पूछता है सब कुछ ठीक है। जब आप आराम करते हो, फिर वो बच्चों को देखती है, वो देखती है कि बच्चे ठीक हैं, बच्चों ने खाना खाया है, पढ़ाई की है, कल पाठशाला जाना है, बस्ता तैयार है कि नहीं, हाथ पांव साफ किए, नहाए धोए बच्चे की नहीं। फिर वो देखेगी कि घर में जो बुजुर्ग हैं उन्होंने खाना खाया कि नहीं, उनकी देखभाल करेगी, और अंत में जाकर मेरी बहन खाना खाएगी, अंत में सोएगी। ये संघर्ष आप नहीं समझ सकते, लेकिन मेरी बहनें समझती हैं। और मैं समझती हूं, मैं देखती हूं हर जगह जाकर। आप खेती में भी काम करती हो तो घर आकर और काम होता है। कोई आपके संघर्ष को पहचानता है? 10 सालों में किसी ने आपके संघर्ष को पहचाना कि आपकी बेटियां जब घर से निकलती हैं तो आप घबराती हो कि वापस आएगी सही सलामत कि नहीं? घबराती हो ना? किसी ने आपको पूछा? नहीं पूछा। और आज चुनाव आ गया तो आप याद आ गई। अगर आपकी कोई सहेली होती जिसका पति साल भर उसे नहीं पूछता, जब देखो तो डांटता पीटता, पी के आता, तो क्या कहती तुम? अगर वो सहेली तुम्हें बताती कि आज तो अरे इनका मूड तो बहुत अच्छा था, ये घर आए, मेरे लिए नई साड़ी खरीद के ले आए, और उन्होंने आज मुझे कहा कि मैं तो तुम्हारी आज से बहुत अच्छी देखभाल करूंगा, तुम फिक्र मत करना, आज से तुम इस घर की महारानी बन के रहो, तो तुम अपनी दोस्त को, अपनी सहेली को क्या कहती? यही कहती ना, इनकी बातों में मत पड़ो, ये 10 सालों से तुम्हें पीट रहा है, 10 सालों से तुम्हें प्रताड़ित कर रहा है, तुम इसकी बातों में मत पड़ो, ये वैसा का वैसा रहेगा जैसा था। यही कहोगी ना? और यही आपकी सरकार है, यहाँ की यही सरकार है।
10-20 साल गुजर गए, आपके लिए कुछ नहीं किया। अब पता चला कि जनता का मूड बदल रहा है, जनता दुखी है, परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख रहे हैं, संघर्ष कर रही हैं, तो चलो कोई नई स्कीम निकालते हैं, उनको 10,000 रुपए पकड़ा देते हैं। तो मेरी बहनों, बहुत समझदार होती हो तुम, ले लो 10,000 और चुनाव से पहले और देंगे तो और भी ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो इनको। ये महिला खड़ी है ना यहां, आप खड़ी हो, आपका वोट इस आपकी बेटी जो आपके पास खड़ी है इसको जाना चाहिए। आपका वोट इन बेटियों के नाम होना चाहिए, इन बेटियों के नाम, और आपका वोट आपके अपने भविष्य के नाम होना चाहिए। आप इस कीमती वोट को व्यर्थ नहीं करेंगे। आप बिहार की महान जनता हो, ये वोट ही आपकी अमानत है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, इसको व्यर्थ मत करो, इनकी बातों में मत पड़ो। बहुत हो गया है, बहुत हो गया है, आपने सब कुछ देख लिया, आपने धर्म के नाम पर वोट डाल के देख लिया। ये छोटी छोटी पार्टियां जो बुदबुदे की तरह उठती हैं चुनाव के समय, जो आपने इनको भी देख लिया है कि कहां कहां उभर रही हैं। ये वहां उभर रही हैं जहां इनके उभरने से भाजपा की मदद होगी। आपने ये भी देख लिया कि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कट्टों की बात करते हैं, दुनाली बात करते हैं, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, ये बातें करते हैं इनके नेता, इनके सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री अपने स्तर को इतना गिरा चुके हैं। आप सब देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। एक तरफ वंदे मातरम जो हमारे देश का गीत है, जो अहिंसा और सत्य का गान है, जो उस आंदोलन, उस सत्याग्रह का गान है जिसने अहिंसा द्वारा इस देश को स्वतंत्र किया, और आप ऐसी हिंसक बातें कर रहे हैं। आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं? इस देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। ये देश जो है बहुत विवेक है इसमें। मैं बताती हूं आपको, सुन लीजिएगा प्रधानमंत्री जी जहां भी है, मैं बताती हूं, इस देश में इतना विवेक है कि आपको पहचान रही है। आज आप वोट चोरी पर उतर गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ध्यान भटकाने से काम चल नहीं रहा है, धर्म का नाम लेने से काम चल नहीं रहा है, लोगों का बेवकूफ बनाने से काम चल नहीं रहा है। आज बिहार की जनता कह रही है हमें गठबंधन की सरकार चाहिए। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो दिन रात हमारे लिए काम करे। ऐसे नेता चाहिए शकील अहमद जी के जैसे। कुछ महीनों पहले की बात है, इनका एक निजी भी बहुत बड़ा संघर्ष रहा। इनका सुन लीजिए, इनका एक बहुत बड़ा निजी संघर्ष रहा। अपने प्यारे बेटे को खो डाले, लेकिन आज हिम्मत करके आपके सामने खड़े हैं। किसी भी मां, किसी भी पिता को मालूम होता है सबसे बड़ा भय क्या होता है। यही होता है ना कि बच्चे को कुछ हो जाएगा, इससे बड़ा कुछ नहीं होता, आप सब समझते हैं। और उस हादसे से गुजर के भी जो आपके सामने आपकी सेवा करने के लिए तैयार है, वैसा नेता चाहिए आपको, इनके जैसा। आपको राहुल जी, तेजस्वी जी जैसे नेता चाहिए। राहुल गांधी जो इस देश के
4000 किलोमीटर पैदल चले और 4000 और इन्होंने यात्रा की, कुल मिलाकर 8000 किलोमीटर। किस लिए? आपके लिए न्याय मांगने के लिए, इस देश की एकता के लिए, ये कहने के लिए कि चाहे आप अल्पसंख्यक हो, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध धर्म के हो, चाहे आप जैन धर्म के हो, आप सब इस देश में एक हो। ये कहने के लिए कि सबका समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कि अति पिछड़ी जातियां, दलित, अल्पसंख्यक सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये कहने के लिए कि देश भर में जाति जनगणना होनी चाहिए, ताकि जाने तो सही कि कितने लोग हैं किस किस जाति के, ताकि उनको न्याय मिले। भाजपा के बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया, फिर 24 का चुनाव आया, घबरा गए कि हम इसका विरोध करेंगे तो हम हार सकते हैं, तो बिहार में जाति जनगणना कराई, फिर कचहरी में ले गया, ठंडे बस्ते में डाल दी ताकि लागू ना हो। लेकिन कांग्रेस ने तेलंगाना में जाति जनगणना कराई और उसी की तहत सारी नीतियां बनाई जा रही हैं। तो सच्चाई ये है कि आज बिहार की मांग है कि महागठबंधन की सरकार आए। मेरी बहनें सुन लो, आपके लिए हम क्या करना चाहते हैं, और खोखली बातें नहीं हैं। ये नहीं है कि आपको चुनाव से पहले 10,000 दे देंगे, चुनाव के बाद भगवान भरोसे। ये वो बात है जो जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां आज के दिन हो रही हैं। सिलेंडर को 500 रुपए में आपको देंगे। तेलंगाना में, कर्नाटका में जहां कांग्रेस की सरकार है, गैस सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं। जीविका दीदियों को 30,000 रुपए का वेतन मिलेगा प्रति माह और पक्की नौकरी मिलेगी। बेटियां, तुम्हारे लिए हर अनुमंडल में महिला कॉलेज बनेगा। विधवा पेंशन 1500 रुपए और हर साल 200 रुपए बढ़ाया जाएगा। वृद्धजन पेंशन भी 1500 रुपए किया जाएगा। भूमिहीन परिवारों को मकान हेतु 3 से 5 डिसमिल जमीन मिलेगी और ये जमीन मेरी बहनों के नाम होगी। और जो पैसे आएंगे आपको माई बहन योजना में हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे और सीधे आपके खाते में दिए जाएंगे। मैंने जातिगत जनगणना की बात की। पंचायती राज एवं नगर निकायों में ईबीसी आरक्षण 30% होगा और दलित आरक्षण 20%। अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा, जिससे ये जो अपराध आप सब पे बढ़ रहे हैं इनको रोका जाए। और निजी शिक्षा के संस्थानों में भी आपके लिए आरक्षण होगा। नौजवानों के लिए जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आने जाने का खर्चा सरकार उठाएगी। आपकी जो फॉर्म है वो निशुल्क होगी, उसकी फीस रद्द की जाएगी। 3 साल में कि आपकी डिग्री आप 3 साल में ही खत्म करोगे। आपके लिए आवासीय अंग्रेजी मॉडल विद्यालय बनाए जाएंगे और शिक्षा के लिए और उद्योग के लिए बिहार में 2000 एकड़ जमीन अलग से रखी जाएगी, जिसमें शिक्षा और उद्योग का निर्माण होगा। शिक्षा के केंद्र बनेंगे। आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ की जमीन 1 एकड़ में 1 रुपए एकड़ में अडानी जी को दे रहे हैं। आप सोचो, आप सब यहाँ खड़े हो, हजारों एकड़ जमीन 1 रुपया प्रति एकड़ में अडानी जी को दी जा रही है। अगर वही जमीन 1 एकड़ भी एक नौजवान को दे देते
तो तुम अपना भविष्य नहीं बना देते? तो हम जमीन को आपके लिए, आपके शिक्षा के संस्थानों के लिए और आपके जो उद्योग बनवाने के लिए रखना चाहते हैं। हर विधानसभा में उद्योग बनाने के लिए, वहां स्थानीय उद्योग बनाने के लिए अलग से 10 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। अगर कोई नौजवान चाहता है कि वो अपना छोटा सा कारोबार शुरू करे तो उसके लिए सरकार 2 लाख रुपए देगी। आपका एक जॉब कैलेंडर बनेगा जिसमें प्रतीक्षा का दिन, परीक्षा का दिन, रिजल्ट का दिन और नियुक्ति का दिन पहले से तय किया जाएगा। और किसी ने उसको बदलने की कोशिश की, घोटाले करने की कोशिश की तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये सब हम नौजवानों के लिए करना चाहते हैं। बहनें, आज किसी का इलाज करना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होती है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता था। इसका मतलब है कि 25 लाख रुपए तक जितना भी इलाज करना था, चाहे वो कैंसर का इलाज हो, चाहे वो हार्ट का मरीज हो, चाहे लिवर की बीमारी हो, चाहे फेफड़े खराब हो, पूरा इलाज 25 लाख रुपए तक सरकार आपको निःशुल्क देती थी, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी। हम वही लागू करना चाहते हैं यहां बिहार में। आप सोचो कितनी सुविधा होगी अगर स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं आपको 25 लाख तक निःशुल्क मिले। यहां सरकारी अधिकारी खड़े हैं, कर्मचारी खड़े हैं। अगर कोई भी इनसे पूछेगा कि आज आपकी सबसे बड़ी मांग क्या है, बोलेंगे हमें पुराना पेंशन चाहिए। बोलोगे कि नहीं? कहेंगे हमें पुराना पेंशन चाहिए। जो इनका पेंशन था, जिसके लिए लोग तड़पते थे कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए एक जमाने में, वो बुजुर्ग बैठे वो बताएंगे। एक जमाने में सरकारी नौकरी अगर लग जाती थी तो मान लो लॉटरी लग गई, क्योंकि आज जीवन सुरक्षित रहोगे, पेंशन मिलेगा, आराम से जिंदगी जियोगे। काम जब हो जाएगा, 20 साल की सर्विस हो जाएगी, फिर भी कुछ मिलते रहेगा। आज स्थिति यह है कि उस पेंशन के पैसे भी सरकार मार्केट में डाल देती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो पुराना पेंशन है आपको वापस फिर से मिले और हम ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम यहां पे लागू करना चाहते हैं। दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए 3000 रुपए प्रति माह आपको पेंशन मिलेगा। मेरे किसान भाइयों के लिए आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य हम गारंटी करके दे रहे हैं। यहां मंडी की व्यवस्था नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, हम मंडी की व्यवस्था यहां शुरू करेंगे। मनरेगा की जो मजदूरी है हम 300 रुपए प्रतिदिन कराएंगे और जो मजदूरी के दिन हैं उनको 2 गुना करेंगे। और ये भी सुन लीजिए कि 200 यूनिट बिजली आप सबको मुफ्त में मिलेगी। तो आपको महागठबंधन की सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुत हो गया है भाई और बहनों। देखिए, बड़े बड़े भाषण आपको सब दे सकते हैं, जो सच्चाई है आपके जीवन की वो आप जानते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि कोई बड़ा नेता आए मेरी तरह मंच पे खड़े होकर आपको बताए कि आपका संघर्ष का जीवन है। आप अपने संघर्ष को जी रहे हो। रोज सुबह उठते हो, घबराते हो, आज मजदूरी मिलेगी कि नहीं, बच्चों की फीस भर पाएंगे कि नहीं, इलाज हो पाएगा कि नहीं। तो बदलाव लाना है, मेरे लिए नहीं, शकील जी के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, महागठबंधन के लिए नहीं, आपके अपने लिए। आपकी इस प्यारी बिहार की धरती के लिए, जिसने सबको बनाया है, इस देश को बनाया है, जिसको बिगाड़ा जा रहा है,
इस धरती के लिए, इस मिट्टी के लिए जिसमें आपके पूर्वजों का खून, पसीना और शहादत है, आपके पूर्वज जिन्होंने किसान आंदोलन किया, जिससे हमारा सत्याग्रह शुरू हुआ, जिससे हमारा देश आजाद हुआ, उनके लिए और आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए एक महान बिहार, एक महान जनता जो इस बिहार का निर्माण कर पाए, जिसे मौका मिले, जिसे सरकार एक समान दृष्टि से देखे और सबको इकट्ठे आगे बढ़ाने का काम करे। तो आपने बहुत ही ध्यान से मेरी बातें सुनी। एक बार मेरे साथ बिहार की धरती की जय करिए, बोलिए बिहार की धरती की, बिहार की धरती की, बिहार की धरती की। और जान लीजिए कि ये जो वंदे मातरम, जिसकी 125वीं शायद सालगिरह कल पूरे भाजपा ने मनाई, ये भाजपा वाले, ये आरएसएस वाले इसको कहने से कतराते थे, इसको गाने से कतराते थे। ये स्वतंत्रता संग्राम का गीत था, इस देश का गीत है, इस जमीन की एकता की, इसकी जनता की एकता का गीत है। तो मेरे साथ आज बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज भी आपकी आजादी की लड़ाई है, आज भी आपकी अधिकारों की लड़ाई है, आज भी आपके ही देश की लड़ाई है। जय हिंद।